ओके ठीक है, पिछला सारा रिवाइज कर लेंगे और 3 या फिर 4 मैक्सिमम 4 डेज का हमारा और रह रहा है। ओके, 1 मिनट जस्ट। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। कहाँ पे तक कर लिया था हम लोगों ने? कार्बोहाइड्रेट्स आपने कराया, प्रोटीन कराया था, फैट भी करा दिया था। अभी प्रेजेंट में कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स हमने कर लिया था। जनरल फंक्शंस में हमने कैल्शियम को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, है ना? हाँ सर, कैल्शियम हो गया था उसका। ओके ठीक है, कैल्शियम का हमने पूरा डिस्कस किया था। 2 हार्मोन हमने कैल्शियम के, जो कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में और हमारे बोन्स में देखते हैं, उनको हमने देखा था। ब्लड में कैल्शियम की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। वो 2 हार्मोन्स कौन कौन से थे जो कैल्शियम को रेगुलेट कर रहे थे हमारे ब्लड में? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन था एक तो। कैल्सिटोनिन और दूसरा कैल्सीफेरॉल। कैल्सिटोनिन और आपका रिलीज पैराथर्मोन। करता है। हाँ जी, वेरी गुड, पैराथॉर्मोन। तो एक हार्मोन ब्लड में लेवल को बढ़ा रहा था, दूसरा ब्लड में लेवल को कम कर रहा था। वो पूरी प्रोसेस हमने देखी थी। एक चार्ट के थ्रू भी, डायग्राम के थ्रू भी हमने उसे समझने का ट्राई किया था। अब यहीं पे से आगे चलते हैं हम। क्लोराइड, क्लोराइड और आपका जो सोडियम है, दो आपके ऐसे मिनरल्स हैं। एक आपका क्लोराइड हो गया और दूसरा आपका सोडियम हो गया। ये दोनों फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखते हैं। उस दिन हमने ग्लास के एग्जांपल से समझा था कि एक ग्लास में पानी है, नमक है, तो कितना पानी होना चाहिए, कितना नमक होना चाहिए। ये मोस्टली हमारी बॉडी में वैसे तो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट इस चीज को निर्धारित करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में से भी कुछ एक ऐसे मिनरल हैं जो कि स्पेशली आपके इसी काम को करते हैं, जिनसे ज्यादा फर्क हमारी बॉडी को पड़ता है। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका क्लोराइड आ जाता है। दूसरा कौन सा मिनरल होगा? एक क्लोराइड है और दूसरा है हमारा सोडियम। नमक हम खाते हैं ना, तो नमक हम ज्यादा खाते हैं क्योंकि ये हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने का काम करता है। अब इसीलिए नमक खाने से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक तो नमक का जो वेट है एटॉमिक, सॉरी, सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो भी थोड़ा ज्यादा है, तो वो हमारे ब्लड की डेंसिटी बढ़ाता है। इसके साथ ही जो सोडियम है वो वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा करेगा। तो जितना ज्यादा हमारे ब्लड में वाटर होगा, उतना सॉरी जितना ज्यादा हमारे ब्लड में सोडियम होगा, वो सोडियम वाटर को भी उतना ही एब्सॉर्ब करेगा हमारे ब्लड में। तो ब्लड में जब वाटर बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर घटेगा या फिर कम होगा? बढ़ेगा। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए आपका जब हम नमक खाते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो 2 मिनरल आपके आ गए, क्लोराइड और दूसरा सोडियम, दोनों ही नमक में होते हैं। सोडियम Na+ की फॉर्म में होगा और जो आपका क्लोराइड होगा वो Cl- की फॉर्म में होता है। इसके अलावा क्लोराइड की जो डेफिशिएंसी है, इससे हाइपोक्लोरेमिया ये वाली कंडीशन हो जाती है। जस्ट क्लोरेमिया इसका नाम है, हाइपो का मतलब ये है कि क्लोराइड कम हो चुका है। इसमें क्या होगा, ज्यादातर वॉमिटिंग वगैरह
जो पेशेंट है उनको वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि क्लोराइड और सोडियम दोनों ही फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम आपकी हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज था वो धीरे धीरे टूट रहा था ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, क्रेब्स साइकिल के थ्रू। तो वहां पे जो एंजाइम थे, हाँ जी कोई क्वेश्चन है? ठीक है, वहां पे जो एंजाइम्स थे उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम क्रोमियम करता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमियम आपकी हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो अगर क्रोमियम हमारी डाइट में नहीं रहा तो इसकी वजह से ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ सकता है, जैसे कि जो ग्लूकोज टॉलरेंस है बॉडी का वो खराब हो सकता है। ग्लूकोज जब यूज होगा ही नहीं तो बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज टॉलरेंस हो सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ये इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स का पार्ट होता है। अलग अलग जो भी हमने एंजाइम्स पढ़े, चाहे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एंजाइम पढ़ा या फिर हमने क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे कोई जितने भी एंजाइम्स आते हैं, जितनी भी रिएक्शन आती है, हर रिएक्शन को करवाने वाला कोई ना कोई एंजाइम होता है। और उन सभी एंजाइम में से कुछ कुछ एंजाइम्स जो हैं उनमें कॉपर प्रेजेंट होता है, यानी कि कॉपर के बिना वो एंजाइम काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट होता है। तो ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने कहाँ पे देखी थी? किसी को याद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्रेब्स साइकिल के बाद कौन सा स्टेप पढ़ा था हमने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में? वो एटीपी वाला। हाँ, एटीपी किसमें सिंथेसिस हो रहा था? एटीपी को सिंथेसिस किया जा रहा था ना एनएडीएच और एफएडीएच के की हेल्प से। तो वो जो वहाँ पे वो जो स्टेप था उसे हमने पढ़ा था फॉस्फोराइलेशन। उसी फॉस्फोराइलेशन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो मिनरल प्रेजेंट होगा वो आपका कॉपर है। नेक्स्ट है फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है वो आपकी बोन और आपके टूथ की हेल्थ में इसका रोल होता है, यानी कि जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं उनके लिए जो फ्लोराइड है उनकी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। तो अगर फ्लोराइड धीरे धीरे हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होने लग गई तो जो हमारे दांत हैं उनमें धीरे धीरे कैविटी की फॉर्मेशन होने लगेगी, धीरे धीरे दांतों का क्षय होने लगता है फ्लोराइड की डेफिशिएंसी से। आयोडीन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आयोडीन जो है, आयोडीन से ही हमारा हार्मोन बनता है T3 और T4 हार्मोन। T3 हार्मोन की फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग? ट्रायो ट्रायो ट्राई आयोडो, हाँ जी ट्रायोडोथायरॉक्सिन। हाँ जी, ट्राइथायरोनिन हार्मोन, ट्राइथायरोनिन ऐसा कुछ कर। ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन, ये T3 की फुल फॉर्म है। T4 की है टेट्रा आयोडो। उसके बाद थायरॉक्सिन, तो क्योंकि थायराइड ग्लैंड है तो थायरॉक्सिन लग जाता है, लेकिन T3 में लग रहा है ट्राई आयोडो। इसका मतलब इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल से मिलके आपका T3 हार्मोन बना हुआ है। T4 में लगा हुआ है टेट्रा आयोडो, इसका मतलब 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल की हेल्प से आपका थायराइड हार्मोन बना हुआ है। इसीलिए जो आयोडीन है उससे हमारे थायराइड हार्मोन बनते हैं। और अगर आयोडीन की कमी हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा? गॉइटर हो जाता है। आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा आयोडीन की कमी से गॉइटर क्यों होगा? क्योंकि गॉइटर में तो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तो क्यों सर आयोडीन वो की ज्यादा
ज्यादा शरीर मतलब ज्यादा बॉडी को देने के लिए वो फूल जाते हैं, वो अपना काम करने की वजह से। हाँ जी, वेरी गुड। देखिए, आयोडीन की कमी होगी तो आयोडीन जब कम होगा तो कम थायराइड हार्मोन बन पाएंगे। तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या रिस्पॉन्स देता है कि आप बॉडी हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी ग्रोथ करने लगता है, सेल्स की ग्रोथ करने लगता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स ज्यादा हार्मोन बनाए। इस कंडीशन को हम कहते हैं गॉइटर। और एक जो गॉइटर है ये आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में आता है। तो ये जो आयोडीन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, फ्लोराइड इम्पोर्टेंट है, कॉपर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्लोराइड और कैल्शियम, क्रोमियम से बहुत मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है आयरन। आयरन आपके हीमोग्लोबिन का पार्ट है। हमने इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखा था जब हमने प्रोटीन पढ़ा था। दो पार्ट होते हैं इसमें, एक पार्ट होता है हीमो और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन जो है वो आपकी प्रोटीन थी। तो ये दोनों मिलके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और इसकी वजह से कौन सी सेल्स कम हो जाएंगी? रेड ब्लड Red- रेड ब्लड से। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, उन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और इसके अलावा जो आयरन है वो जो चिल्ड्रंस हैं उनमें थोड़ा सा जो ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ब्रेन अगर चिल्ड्रंस में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है बौद्धिक, बुद्धि से रिलेटेड। इसमें आपकी मेमोरी आ गई, इसमें आपकी सोचने समझने की एक तरह से कैपेबिलिटी आ गई, आपकी रीजनिंग स्किल आ गई, आपकी एप्टीट्यूड स्किल आ गई। तो बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं साइकोलॉजी में वो वर्ड है कॉग्निशन। और बौद्धिक पावर, जो आपकी बौद्धिक पावर है उसके लिए हम यूज करते हैं कॉग्निटिव पावर। तो कॉग्निशन यानी कि आपकी बुद्धि से रिलेटेड। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो उनमें कॉग्निटिव और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शन है वो खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आपके कैल्शियम की तरह बोन्स और टीथ का ये भी पार्ट है। ये भी दोनों को ही मजबूती प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा आपका मैग्नीशियम प्रोटीन क्रिएशन के लिए भी जरूरी है। प्रोटीन क्रिएशन हमने देखा था कि जब भी हम कोई भी प्रोटीन का सोर्स खा रहे थे तो वो डाइजेस्ट होके छोटे छोटे अमीनो एसिड में टूट जा रहा था। अब हमारी बॉडी को इन अमीनो एसिड से अपने काम का प्रोटीन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल नेल्स बनाने हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इन अमीनो एसिड को उठाएगी और इनसे नेल्स बनाएगी। तो उसके लिए जो हेल्प करता है उस मिनरल का नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपकी मसल एक्टिविटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी ये एक्टिवेटर का रोल प्ले करता है। एक्टिवेटर का मतलब क्या हो गया, उनका जो मेटाबॉलिज्म था वहां पे जो भी एंजाइम यूज हो रहे थे उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एंजाइम्स को मैग्नीशियम ही एक्टिवेट कर रहा है, पर उनमें से बहुत सारे एंजाइम्स को मैग्नीशियम भी एक्टिवेट करता है। तो जो यहाँ पे आपको याद रखना है जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है बोन्स और टीथ की हेल्थ से रिलेटेड। प्रोटीन क्रिएशन इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा मसल एक्टिविटी में भी मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैग्नीशियम की अगर हम डेफिशिएंसी देखें तो मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा रेयर है और उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोमैग्नीशियमिया। इसमें लो ब्लड मैग्नीशियम हो जाता है और ये मोस्टली तब होता है जब आपकी डाइट में और भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो कम हो रहे हो। जब आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें कि आपको कोई से भी मिनरल्स मिल ही ना रहे हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, जो भी आप फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स लेते हो उनमें मैग्नीशियम लगभग लगभग प्रेजेंट होता ही है। तो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल थोड़े से भी ले रहे हो तो बहुत कम चांसेस है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए।
मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कब होगी? जब लगभग सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, मतलब हम बिल्कुल खा ही नहीं रहे हैं फल और सब्जियों को, तो सारे मिनरल्स के साथ साथ तब मैग्नीशियम की भी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो एक तरह से एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ये भी एक तरह के कोफैक्टर का काम करता है। फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, अब इसको हम एंटीऑक्सीडेंट में पढ़ेंगे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं और उस डैमेज से हमें मैग्नीज बचाता है। और एक बार थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में लास्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा? लास्ट में रेस्पिरेशन में क्या बचता है? CO2। हाँ जी, CO2 बचती है और साथ में एनर्जी ATP बचती है। लेकिन ये जस्ट ये है कि ये थोड़े से मैक्रो प्रोडक्ट हैं, एक कुछ माइक्रो प्रोडक्ट भी रेस्पिरेशन के लास्ट में बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अभी थोड़ा सा मैं फ्री रेडिकल को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एंटीऑक्सीडेंट में हम इन्हीं को थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। देखिए फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं? जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो रेस्पिरेशन के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक होती है एयर और दूसरा है फ्यूल। फ्यूल में हमारी बॉडी यूज करती है ग्लूकोज को। तो जब ग्लूकोज टूटना स्टार्ट होता है तो वहां पे हमने 3-4 प्रोसेस देखे थे, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद एक बीच का इंटरमीडिएट प्रोसेस था, उसके बाद क्रेब्स साइकिल था, उसके बाद फोटोफॉस्फोराइलेशन था। लास्ट में जब ग्लूकोज पूरी तरह से यूज हो जा रहा था तो हमें लास्ट में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल रही थी। लेकिन यही बस रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट नहीं होता है। रेस्पिरेशन के बाद क्योंकि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसका हमने एक और नाम अभी देखा, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उस प्रोसेस में बहुत सारे आयंस हमारी बॉडी में बन जाते हैं। आयंस यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, वो आप उसे एक्स मान सकते हो और उसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज होगा, या तो माइनस चार्ज होगा और या तो प्लस चार्ज होगा। तो ये जो आयंस बन जाते हैं रेस्पिरेशन के बाद, उन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल कैसे वर्क करेंगे? देखिए जैसे किसी में माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज का मतलब ये है कि इनमें पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये हमारी सेल्स के साथ, हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, DNA है, उनके साथ रिएक्ट करने लगते हैं और अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उनको इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं, और अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो उनसे ये एक इलेक्ट्रॉन लेने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सेल्स है या फिर हमारा जो DNA है, हमारी सेल्स के जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनका स्ट्रक्चर खराब होने लगता है, वो टूटने लगते हैं। तो इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल समझ में आया? सर एक बार और बताइए तो इसी को। ठीक है। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कुछ लास्ट में आयंस बच जाते हैं। आयंस का मतलब जिनमें या तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या फिर कम इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स के साथ, हमारी बॉडी के DNA के साथ, अलग अलग सेल्स के साथ फिर रिएक्ट करने लगते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन उन्हें देने लगते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन लेने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल्स का स्ट्रक्चर खराब होने लगता है और DNA का भी स्ट्रक्चर वगैरह ये खराब कर देते हैं और अल्टीमेटली हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल बने हैं, इन फ्री रेडिकल्स को कुछ एंजाइम क्या करते हैं, इनको बैलेंस करने का काम करते हैं और इनको यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो एक तो हमारी बॉडी में पहले से ही कुछ एंजाइम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको खत्म करने का काम करते हैं। खत्म कैसे करेंगे?
फॉर एग्जाम्पल किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो उसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ। अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इसको फिर से न्यूट्रल कर देंगे। तो इनके चार्ज को बैलेंस करके इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो एक तो हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ये काम करते हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने वाला मिनरल्स है मैग्नीज। दूसरा, ये काम हमारे फूड में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट भी करते हैं, उन सभी न्यूट्रिएंट को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कौन से न्यूट्रिएंट हो गए? ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि आपके फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके उन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड है उसको खराब होने से बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो हमने विटामिन में पढ़े थे, हमारे 1-2 विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरफ वर्क कर रहे थे। कौन कौन से विटामिन थे? विटामिन सी। विटामिन सी, हाँ जी, वेरी गुड। एक और विटामिन था, एक था विटामिन सी और दूसरा है विटामिन ई। विटामिन जो सी है वो ज्यादा एक्सटेंट में काम करता है, विटामिन जो ई है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट में एंटीऑक्सीडेंट का काम नहीं करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे फूड रहते हैं जिनमें ये एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वो हम एंटीऑक्सीडेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हमने इनका कंसेप्ट समझ लिया है। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। ये जो मॉलिब्डेनम है ये भी बहुत ट्रेस मिनरल है, यानी कि हमारी बॉडी में इसकी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है और नॉर्मली इसकी कभी भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि ये थोड़े थोड़े अमाउंट में आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर अनाज में ये मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को मॉलिब्डेनम मिलता रहता है जितनी अमाउंट में जरूरत है। अगर हम इसके फंक्शन देखते हैं तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। हमने पढ़ा था कि जब प्रोटीन से अमोनिया बन रहा था, उस अमोनिया को हमारी बॉडी कन्वर्ट कर दे रही थी यूरिक एसिड में, तो वो जो कन्वर्जन होता है वो होता है मॉलिब्डेनम की हेल्प से। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी आपके बोन्स एंड टीथ का मॉलिब्डेनम। हाँ जी, एक बार रिपीट कीजिए मॉलिब्डेनम। हाँ जी, मॉलिब्डेनम जो मिनरल है वो यूरिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यूरिक एसिड फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही थी? जब हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ा था, मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमने प्रोटीन पढ़ा था, तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था कि जो एक्स्ट्रा प्रोटीन हम खाते हैं वो प्रोटीन सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और उस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है यूरिक एसिड में। तो वो जो यूरिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया का, उस कन्वर्जन में हेल्प करता है मॉलिब्डेनम। समझ आया? यस सर, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो आपकी बोन्स और टीथ का पार्ट होता है। तो 3 मिनरल्स अभी तक हमने ऐसे देख लिए जो कि हमारी बोन्स और हमारे दांतों को मजबूत बनाने में हेल्प कर रहे हैं। एक है आपका फॉस्फोरस, दूसरा हमने देखा था मैग्नीशियम, और तीसरा है आपका कैल्शियम। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये 3 मिनरल्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की जो डेफिशिएंसी होगी उसे फॉस्फेटेमिया कहते हैं। इसमें जो आपका ब्लड में फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाता है, और ये भी बहुत रेयर कंडीशन है कि आपको फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होगी। अगर कोई बॉडी में ऐसा डिजीज है जिसमें कि हमारी बॉडी फॉस्फोरस को यूज नहीं कर पा रही है, तब हमें फॉस्फोरस के डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम।
पोटेशियम भी आपका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखेगा। तो इससे पहले मेन हम दो और मिनरल्स को डिस्कस कर चुके हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। एक हमने देखा था सोडियम, दूसरा कौन सा देखा था? क्लोराइड। क्लोराइड, वेरी गुड। और तीसरा है पोटेशियम। तो ये ग्रुपिंग करके आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके इस तरीके से भी आ सकते हैं कि कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखते हैं। तो ये जितने भी मिनरल हैं ये कुछ खास ऐसे मिनरल हैं जो ये काम करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। वैसे तो सारे आपके जो मिनरल हैं वो ये काम करेंगे, लेकिन मोस्टली जो ये काम करते हैं यही 3 मिनरल करते हैं। अगर पोटेशियम की जो क्वांटिटी है हमारी बॉडी में कम हो गई तो जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। या तो बॉडी में ज्यादा वाटर जमा होने लगेगा या फिर बॉडी में कम वाटर, लेस वाटर रहेगा हमारी बॉडी में, और वाटर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आएगी, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया और या फिर यूरिन फॉर्मेशन। ये जो 3 कंडीशन है, तीनों ही कंडीशन में पानी इंक्लूडेड है। तो हमने देखा ना पोटेशियम क्या काम कर रहा था, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रख रहा था। अगर पोटेशियम कम हो गया तो बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के नहीं रख पाएगी, और पानी को बचाने वाली या फिर पानी को बॉडी से बाहर निकालने वाली जितनी भी प्रोसेस हैं वो सारी प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगी। जैसे कि वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगता है और यूरिन फॉर्मेशन भी अल्टर होने लगता है। नेक्स्ट है सेलेनियम। सेलेनियम ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब अभी हमने जैसे देखा था, ये डिक्रीजेस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि जो फ्री रेडिकल बनते हैं उन फ्री रेडिकल्स को ये सेलेनियम भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसलिए सेलेनियम भी एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा। सेलेनियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रेयर है, इससे बहुत मुश्किल है क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी सेलेनियम की डेफिशिएंसी से मसल पेन, मसल वीकनेस और कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी हम कहते हैं जिसमें जो कार्डियो का मतलब है आपका हार्ट और मायो का मतलब है आपकी मसल। तो जिसमें हार्ट की मसल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो कुल मिला के मसल्स में मसल्स की जो वर्किंग है वो प्रभावित हो रही है सेलेनियम की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम वही काम करेगा, मेंटेन्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो अगर सोडियम भी हमारी बॉडी में कम हो गया तो वही फंक्शन फिर से अल्टर होंगे, या तो वॉमिटिंग हो ज्यादा होगी, या तो डायरिया होगा, यूरिन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी, या फिर यहाँ पे एक और चीज दी हुई है स्वेटिंग। अब देखिए स्वेटिंग भी पानी से ही रिलेटेड है, तो स्वेटिंग भी कभी कभी ज्यादा होने लगती है सोडियम की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो है आपके अमीनो एसिड का पार्ट होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लोगे। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हम इससे पहले एक और मिनरल पढ़ चुके हैं। कौन सा मिनरल हमने देखा था अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में? अमीनो एसिड का जो कन्वर्जन हो रहा था, प्रोटीन की जो फॉर्मेशन हो रही थी, कौन सा मिनरल देखा था हमने? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके प्रोटीन क्रिएशन में हेल्प कर रहा था। अब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक और मिनरल हमारे पास आ गया, वो है सल्फर। जो आपके अमीनो एसिड होते हैं उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। जो सल्फर है वो अमीनो एसिड के शेप को मेंटेन करके रखता है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने देखा था, अमीनो एसिड में आपका एक अमीन ग्रुप था, एक मिथाइल ग्रुप था, और एक तीसरा कौन सा ग्रुप था अमीनो एसिड में? नाइट्रोजन ग्रुप। नहीं, नाइट्रोजन ग्रुप आपका अमीन ग्रुप हो गया, ग्रीन NH2। ग्रुप सर।
मिथाइल ग्रुप, वो मीथेन ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो गया आर, ऐसा था ना आर। हाइड्रोजन इधर साइड था आपका नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। इधर साइड एक ग्रुप प्रेजेंट था, कार्बोक्सिल सीए कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ हाँ जी, वेरी गुड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके अमीनो एसिड में प्रेजेंट था। आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, स्क्रीन विजिबल है आपको? नो सर। स्क्रीन कहाँ दिख रही है सर की? नेटवर्क प्रॉब्लम शो कर रहा था सर का। हाँ, मेरा देख रही हूँ, कहीं मेरा हो रहा है क्या? ओके, अभी आवाज आ रही है आपको? वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। और स्क्रीन? जी दिख रही है। ठीक है, ठीक है। ये जो सल्फर है ये अमीनो एसिड से जब प्रोटीन बनता है तो उस समय पे ये जो सल्फर है ये डिसाइड करता है कि प्रोटीन कैसे बनेगा। तो प्रोटीन का जो क्रिएशन है उसमें भी सल्फर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रोटीन का मॉलिक्यूल किस तरीके किस शेप का बनेगा ये भी सल्फर ही डिसाइड करता है। तो सल्फर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जिंक, जिंक भी इंपॉर्टेंट है। जिंक आपके टेस्ट परसेप्शन यानी कि जो टेस्ट है, जो हम टेस्ट फील करते हैं, टेस्ट को हम परसीव करते हैं, वहां पे जिंक का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा जिंक बहुत सारे एंजाइम के को एंजाइम की तरह भी वर्क करेगा, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स को जिंक एक्टिवेट करता है। जिंक अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो गई तो सबसे मेजर जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है इम्पेयर्ड एपेटाइट, यानी कि भूख कम हो जाती है। क्योंकि जिंक जो है वो टेस्ट परसेप्शन से रिलेटेड था, टेस्ट को परसीव टेस्ट के परसेप्शन में हेल्प कर रहा था जिंक। तो अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो गई तो बॉडी में फिर एपेटाइट कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है फूड में। तो ये सारे के सारे आपके मिनरल्स हो गए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कौन कौन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। आपके कैल्शियम, उसके बाद कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, इसके बाद आपका पोटेशियम, सोडियम, सल्फर और जिंक। जिंक का टेस्ट परसेप्शन और इम्पेयर्ड एपेटाइट ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे हमारे मिनरल्स कवर हो गए। यहाँ पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जो ग्रुपिंग हमने देखी थी अभी कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा प्रोटीन के लिए कौन कौन से मिनरल इंपॉर्टेंट थे, इस तरीके से ग्रुपिंग आपको पता होनी चाहिए। तीसरा, बोन्स और टीथ के लिए कौन कौन से मिनरल इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा मिनरल कंप्लीट हो गया। मिनरल से रिलेटेड कभी भी आरडीए नहीं पूछा जाता। मिनरल्स का डेली रिक्वायरमेंट कितना है, इससे बहुत कम चांसेस हैं कभी नहीं क्वेश्चन आते मिनरल्स की डेली रिक्वायरमेंट से, क्योंकि अलग अलग मिनरल्स हैं और उन सभी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है।
तो आपके इतने सारे मिनरल्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम होती है, यानी कि माइक्रोग्राम में उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उससे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा ये जो हमने यहाँ पे का कंसेप्ट देखा था, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स, क्वेश्चन हमेशा इसी के अराउंड आपका रिवॉल्व करेगा। इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, हमने 100 ग्राम 100 मिलीग्राम, इसमें भी हमने इनकी क्वांटिटी देखी थी। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ सकती है। जैसे 100 मिलीग्राम से ज़्यादा जिनकी क्वांटिटी चाहिए होती है उन्हें हमने मेजर मिनरल्स कहा था, और 100 मिलीग्राम से कम जिनकी क्वांटिटी चाहिए होती है उन्हें हमने ट्रेस मिनरल्स कहा था। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये हमारा विटामिन्स और मिनरल्स कंप्लीट हो गया। इसकी पीपीटी इसके साथ साथ हिंदी में भी मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। कोई आपका और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? सर ये लास्ट का सेंटेंस फिर से बताओ ना, 100 मिनरल्स आपने क्या बोला था? हाँ देखिए, एक क्वांटिटी है 100 मिलीग्राम mg। तो जो भी ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें 100 मिलीग्राम से ज़्यादा है उन्हें हम कहते हैं मेजर मिनरल्स, और जिनकी रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम से कम है उन्हें हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। तो ये जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, और ये उसका टेबल है। ये आपके मेजर मिनरल्स हो गए और ये आपके ट्रेस मिनरल्स हो गए। तो ये पूरे आपको याद होने चाहिए कौन से ट्रेस मिनरल्स में आते हैं, कौन से मेजर मिनरल्स में आते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन से बहुत बार क्वेश्चन आ गए हैं। आप मिनरल्स को क्लासिफाई कीजिए, विटामिन्स को क्लासिफाई कीजिए, तो बहुत बार इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्टली विटामिन्स को क्लासिफाई करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। विटामिन्स को फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल में क्लासिफाई करना होता है, लेकिन हो सकता है इस बार मिनरल्स के ऊपर भी आ सकते हैं क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है वाटर और फाइबर्स। तो सबसे पहले वाटर हम लोग देख लेते हैं। वाटर जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, यानी कि हमारी बॉडी में लगभग 55 से लेकर के 70% तक पानी हमारी बॉडी में मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का वेट अगर 50 किलो है तो 50 किलो में से 31 किलो लगभग वाटर का ही वेट होगा, जो कि खून के रूप में हमारी बॉडी में बह रहा है, जो फिर एंजाइम्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में है, या फिर जो सलाइवा की फॉर्म में है, स्वेटिंग की फॉर्म में है। बॉडी जितने भी फ्लूइड है, सेल का जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, उसमें भी वाटर है। तो लगभग 55 से लेकर 70% तक पानी हम सभी के शरीर में मौजूद होता है। ये एक बार क्वेश्चन आया था तो उसी का जस्ट मैंने ये लाइन लिखी हुई है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो कम होने लगती है, यानी कि पानी की जो मात्रा है, परसेंटेज जो अमाउंट है हमारी बॉडी में धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, यूजीसी थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन दे देता है, तो वैसे इस क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी किसी को कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा उन्होंने घुमा के दिया हुआ था वाटर का रिलेशन एज के साथ। तो नॉर्मल हम कॉमन सेंस से भी इसे कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, स्किन में ड्राइनेस आती जाती है, रिंकल्स आते जाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो वाटर है उसका परसेंटेज कम होता जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनमें ज्यादा कंटेंट पानी का मौजूद होता है अडल्ट की अपेक्षा। इसके अलावा मतलब एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है ना? हाँ, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा और बॉडी को रिक्वायरमेंट भी कम होती है, तो बॉडी कम वाटर को रखती है अपने पास, क्योंकि वाटर बेसिकली चाहिए होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। अंदर जितनी केमिकल रिएक्शन चल रही है उनके लिए पानी की जरूरत है। जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है, तो पानी की कम रिक्वायरमेंट है, तो पानी फिर शरीर कम एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि कम मेहनत करनी पड़े बॉडी को। इसके अलावा
जो आपके फैट इंडिविजुअल हैं, यानी कि जिनमें फैट कंटेंट ज्यादा है, उनमें कम पानी होता है जो लोग पतले हैं उनकी अपेक्षा। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग पतले हैं उनमें ज्यादा पानी होगा और जो लोग फैट हैं उनमें कम पानी होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं परसेंटेज वाटर की बात कर रहा हूँ। यानी कि फैट लोगों में वाटर का जो परसेंटेज है बॉडी के हिसाब से, पतले लोगों में वो परसेंटेज ज्यादा होगा उनकी अपनी बॉडी के हिसाब से। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर से रिपीट कीजिए सर। ठीक है, किसी को समझ आया अभी जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की? यस सर। हाँ जी बोलिए। सर परसेंटेज की आपने बात की, जो मोटे लोगों में, जो अगर मान लीजिए किसी का 100 kg वेट है और अगर उनका परसेंट 70 है तो उनका 65 मान के चलेंगे, हमने 55 to 70% देखा है, तो उनके हो सकता है कि 60% हो। लेकिन जो पतले लोग हैं उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि उनका 70% हो, मीन्स उनके परसेंटेज ज्यादा होंगे। हाँ जी, आपने ये बताया। हाँ जी, जो पतले लोग हैं उनमें जो वाटर का परसेंटेज वेट है उनकी अपनी बॉडी के हिसाब से वो ज्यादा होता है मोटे लोगों के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट है ब्लड जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा में लगभग 90% वाटर आपका प्रेजेंट होता है। एक बार ब्लड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था कि ब्लड में वाटर के लेवल को कौन सी प्रोटीन मेंटेन करके रखती है, तो हमने ये डायरेक्ट नहीं देखा था लेकिन इनडायरेक्ट देखा था। आप में से कोई बता पाएंगे हमारा जो ब्लड है उसमें वाटर के लेवल को कौन सी प्रोटीन मेंटेन करके रखती है? एल्ब्यूमिन। एल्बुमिन, वेरी गुड। एल्बुमिन कैसे एल्बुमिन वाटर के लेवल को बैलेंस करके रखती है? देखिए आपने 3 प्रोटीन पढ़ी होगी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और तीसरी प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। तो जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखती है। तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हर जगह नहीं लिखा रहता है, लेकिन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हर जगह लिखा रहता है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एल्बुमिन बना के रखती है। लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से नहीं आया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके आया था कि वाटर के लेवल को कौन मेंटेन करके रखेगा। तो ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है वो आपका वाटर जो लेवल है उसको डिसाइड करने का ही एक स्केल है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो इसीलिए एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड में कितना वाटर होना चाहिए इस चीज को डिसाइड करती है। कितने मिनरल्स होने चाहिए वो भी एल्बुमिन प्रोटीन ही देखती है। वाटर ब्लड में लगभग 90% ब्लड प्लाज्मा में आपका वाटर होता है, मसल टिश्यू में 75 to 80%, और जो आपके फैट टिश्यू है उनमें बहुत कम पानी प्रेजेंट होता है, लगभग 20%। तो इसीलिए जो लीन लोग होते हैं उनमें ज्यादा मसल प्रेजेंट होगी, तो इसीलिए मसल्स में 75 से 80% पानी रहता है। फैट लोगों में ज्यादातर फैट प्रेजेंट होता है, तो उनमें 20% बस पानी प्रेजेंट होता है, जो फैट टिश्यू है, फैट जो सेल्स हैं। नेक्स्ट, वाटर की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वाटर जो है वो एक तरह का बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सेल्स में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में लगभग आपका पानी ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है, सॉल्वेंट समझते हो आप लोग? सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? जो डिजोल्व करता है वो। हाँ, जो डिसॉल्व करता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो डिसॉल्व होता है वो आपका सॉल्यूट होता है। तो देखिए जैसे आपने नमक को घोला पानी में, तो नमक को आप घोल रहे हो, वो आपका सॉल्यूट हो गया, उसे हम साइंस की लैंग्वेज में सॉल्यूट कहेंगे। और जो जिसमें घोला जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और ये दोनों ही मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब लगभग इसमें सभी चीजें घुल जाती हैं। आपका लगभग जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे वाटर में ही घुल के हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो भी पानी में ही
वैसे तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो जाती है। ये जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जो जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, वो इसी घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें लगभग सब कुछ घुल जाता है और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारी बॉडी में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो हमने एक ऐसा न्यूट्रिएंट देखा था जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं था। कौन सा न्यूट्रिएंट था? फैट सर। हाँ जी, फैट आपके वाटर में सॉल्यूबल नहीं था। तो इसीलिए उसके डाइजेशन में हमने 2-3 स्टेप देखे थे कि सबसे पहले इमल्सिफिकेशन हो रहा था, उसके बाद मिसेल्स फॉर्मेशन हो रहा था, उसके बाद फैट को एक फैटी एसिड ही हेल्प कर रहा था एब्जॉर्प्शन में। तो फैट कभी भी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। ये तो हम लोगों ने अपने घर में देखा ही है कि कभी हम तेल डालते हैं पानी में तो वो उसमें घुलता नहीं है, सतह पे वो तैरता रहता है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारा का सारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए ये ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है, जितने भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उन सब का एक इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंट आपका वाटर है। अब चाहे हमारा यूरिन हो, चाहे हमारा सलाइवा हो, चाहे हमारा स्वेट हो, सभी में वाटर प्रेजेंट होता है, ब्लड में भी वाटर प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें अभी हमने देखी। यूरिन में लगभग 97% आपका पानी प्रेजेंट होता है। और देखिए, वाटर के थ्रू ही हम चीज़ों को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो एक तरह से वाटर से ही बने हुए हैं, वाटर और प्रोटीन से। एंजाइम ही फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट हैं उनको ट्रांसपोर्ट भी वाटर के थ्रू ही करवाया जा रहा है, यानी कि ब्लड। और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट बच के उनको भी वाटर के थ्रू ही हमारी बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि यूरिन। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि वाटर हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अभी क्लास है आपकी 7 o'clock। ओके, तो अभी हम 10 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। आपकी क्योंकि इससे पहले भी क्लास चल रही थी, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम कल भी कर सकते हैं। पर अगर आप लोग कर सकते हो तो 10 मिनट बस हम और इससे आगे देख लेते हैं। कर लेते हैं सर, टाइम बचेगा है ना बस। हाँ जी, ठीक है, तो 10 मिनट और हम इसे कर लेंगे। वाटर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के लिए हमारी बॉडी में जरूरी होता है। जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी, क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी, तो वहां पे एक टर्म आ रहा था हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा? किसी चीज की पानी के साथ रिएक्शन करके उस चीज को तोड़ना। तो इसीलिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में वाटर यूज होता है। नेक्स्ट है, वाटर एक लुब्रिकेंट की तरह भी वर्क करता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है जो अगर कोई सतह है तो उस सतह में चिकनाई वहां पे प्रदान करना। तो जैसे जॉइंट है ना, तो जॉइंट में 2 बोन आपस में घिस सकती हैं, तो वहां पे जो वाटर है वो लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि जो 2 बोन्स हैं वो आपस में घिसे ना, उनके बीच में लुब्रिकेट करता है वाटर। इसके अलावा हमारी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ना कर दें, एक दूसरे को तोड़ ना दें। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म होता है, ताकि सेल ऑर्गेनेलीज भी एक दूसरे से बची रहे। इसके अलावा वाटर का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी फंक्शन है, वो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। आप लोगों ने देखा होगा, जब हमें गर्मी लगती है तो हम स्वेट करने लगते हैं। तो स्वेट हम क्यों करते हैं? क्योंकि पानी को हमारी बॉडी बाहर निकाल के हमारे शरीर को ठंडा करती है। जैसे घड़े में होता है ना, घड़े में क्या होगा? घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे पानी बाहर जाता है और अंदर का पानी ठंडा रहता है, इवेपोरेशन कहते हैं हम इसे। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी क्या होगा? पानी को धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकाला जाता है और उस पानी में पूरी की पूरी हीट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से
अंदर की हमारी बॉडी ठंडी रहती है। तो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम आपका वाटर करता है। तो ये वाटर के कुछ एक सारे के सारे फंक्शन हो गए। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि यूरिन में कितना पानी प्रेजेंट होगा, ब्लड में कितना पानी प्रेजेंट होगा, लेकिन एज अ होल यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। जैसे वाटर बिल्डिंग मटेरियल की तरफ वर्क करेगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और जितने भी बॉडी फ्लूइड हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वाटर होता है। इसके अलावा डाइजेशन और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में वाटर हेल्प करता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं लगभग सभी में वाटर का इम्पोर्टेंट रोल है। वाटर लुब्रिकेंट एजेंट की तरह वर्क करता है, यानी कि चिकनाहट प्रोवाइड करता है बहुत जगह पे। और लास्ट है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है वाटर। वाटर की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। वाटर की रिक्वायरमेंट कहीं भी फिक्स नहीं है। इवन अगर आप WHO की वेबसाइट देखते हो तो वहाँ पे भी जस्ट आपको ऐसे देखने को मिलता है कि आपको 3 से 4 लीटर पानी, 4 से 5 लीटर पानी पीना है। लेकिन अगर हम किसी डाइट की बुक में देखें तो हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलता कि हमें इतना ज़्यादा पानी पीना है। लेकिन फिर भी अगर हम इंडियन रिक्वायरमेंट देखें तो जो एक नॉर्मल एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि पानी की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, तो जितनी ज़्यादा हम कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं उतना ही हमें पानी की भी रिक्वायरमेंट है। ये एक जनरल क्राइटेरिया है, यानी कि अगर कोई आदमी 1000 कैलोरी का इंटेक कर रहा है तो उसको लगभग 1000 ml पानी की जरूरत है। 1000 ml यानी कि आपका 1 लीटर हो गया। कोई अगर 3000 किलो कैलोरी या फिर 3000 कैलोरी का इंटेक कर रहा है, कैलोरी का मतलब खाने में कितनी एनर्जी है, इस चीज को हम कैलोरी के द्वारा बताते हैं, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जितने ज्यादा कैलोरीज का आप खाना खा रहे हो उतनी ही ml का आपको वाटर का भी इंटेक करना है। और नॉर्मली जो हमारी कैलोरीज की इंटेक होती है वो लगभग होती है 1500 से लेकर के 3000 तक। जो लोग बहुत कम खाना खाते हैं उनकी लगभग 1500 के आसपास दिन की कैलोरीज होती हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल काम, और ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा खाना खा रहे हैं, उनकी लगभग 3000 किलो कैलोरी डेली डाइट होती है। तो इसीलिए पानी की भी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी 1500 ml से लेकर के 3000 ml, तो इसे हम कह सकते हैं 1.5 से लेकर के 3 लीटर तक पानी की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे 1.5 से 2 लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने जो नॉर्मल कैलोरी का इंटेक लिया हुआ है वो लगभग लिया हुआ है 1500 से 2000। तो आपके पास वैसे बहुत मुश्किल है कि ये क्वेश्चन आ जाए क्योंकि ये खुद ही एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको 1500 से 3000 के बीच के आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं उन्हीं ऑप्शन को आप टिक करोगे, यानी कि लगभग 1.5 से लेकर के 3 लीटर ये हमारी डेली पानी की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन जो मेनली यहाँ पे आ सकता है वो इस चीज पे आ सकता है कि जो पानी की अमाउंट है वो कुछ एक चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। अगर इन्वायरमेंट गर्म है तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इन्वायरमेंट ठंडा है तो हमें कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ह्यूमिडिटी से कैसे हमारी पानी की रिक्वायरमेंट रिलेटेड है, आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा? सर वहाँ ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वाटर की। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ज्यादा स्वेटिंग होता है ना, तो हाँ। समुंदर के किनारे या ऐसे जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो इसलिए ज्यादा होगी रिक्वायरमेंट। क्योंकि स्वेटिंग भी ज्यादा होगी इसकी वजह से। देखिए अभी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रख रहे हैं। टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट माने तो 2 जगह हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, तो वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ पे हमें कम रहेगी? ह्यूमिडिटी कम है ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी जहाँ है वहाँ।
हाँ देखिए, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर का तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। पर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और जस्ट ह्यूमिडिटी को देखें, तो देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी आपकी होती है कि आपका कितना जल वाष्प है। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही ज़्यादा पानी भी हमारे लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा और वहाँ से भी बॉडी थोड़ा सा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ह्यूमिडिटी अगर कहीं पे बहुत ज्यादा है तो वहां पे आपको कम प्यास लगती है फिर, क्योंकि लंग्स वगैरह को पानी की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी से ही उनका काम चल जा रहा है। तो जहाँ पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, और जहाँ पे बिल्कुल कम ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ पे जो हवा है वो बिल्कुल ही उसमें पानी खत्म हो जाता है, गर्म हवा चलने लगती है जिसे हम लू कहते हैं, तो वहां पे ज्यादा फिर पानी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। समझ आया? नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन, कैसा हम काम कर रहे हैं। अगर कोई एथलीट है, कोई कुछ खेल रहा है, या फिर कोई अगर ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, और जो कम फिजिकल वर्क कर रहा है, कम कैलोरीज का इंटेक कर रहा है डाइट में, उसे कम पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सारे फैक्टर आपको कंसीडर करने हैं जब हम पानी की रिक्वायरमेंट तय करते हैं। वैसे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पानी की रिक्वायरमेंट हमें पता चलती है हमारे यूरिन के टेक्सचर से। अगर जो हमारा यूरिन है वो पूरी तरह से कलरलेस है या फिर ऑर्डरलेस है, उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका पानी का इंटेक ठीक चल रहा है। लेकिन अगर जो आपका यूरिन है उसका कलर चेंज हो रहा है, उसमें येलो टेक्सचर आ रहा है, या फिर उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, इसका मतलब आपको अपने पानी का इंटेक बढ़ाने की जरूरत है। ये नॉर्मली आयुर्वेदा में पानी के लिए गाइडलाइंस बताई हुई है। नेक्स्ट है, जो लोग एथलीट हैं या फिर कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, वो बहुत सारे पानी को लूज कर सकते हैं स्वेटिंग की फॉर्म में। तो उसमें पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट को भी वो लोग लूज कर देते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को इलेक्ट्रोलाइट और पानी को जल्दी से अपनी बॉडी में कवर करना चाहिए। जो भी हमने देखा था कि पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी इंटेक करना चाहिए अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो। ठीक है, आज के लिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। कोई क्वेश्चन है आपको? सर मतलब नॉर्मली जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे, तो अगर जैसे वो पानी वाटर बॉटल लेकर जाते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर दे देना चाहिए नॉर्मली।